नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। श्रीमती वंदना सेट्टी जो जोधपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, 1 जून 2018 से 5,000 से 200 से 7,000 रुपये के वेतनमान में है। तो वंदना सेट्टी जोधपुर की राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, ये राज्य सरकार की कर्मचारी हैं और 1 जून 2018 से ये 5,000 रुपये के वेतनमान में है और 5,000 रुपये पे इन्होंने वेतन प्रारंभ किया है। तो प्रत्येक वर्ष इनके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी। उन्हें 1,700 रुपये महंगाई भत्ता, मूल वेतन के अलावा इनको 1,700 रुपये महंगाई भत्ता, मूल वेतन का 6.25% शहरी भत्ता, मूल वेतन का 6.25% इनको शहरी भत्ता तथा 500 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। तो मूल वेतन के अलावा इनको भत्ते भी दिए जाते हैं। उनके द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाएं एवं राशियां निम्न है। पहला है, उन्हें एक सुरक्षाकर्मी की सुविधा प्राप्त है जिसका 750 रुपये प्रति माह का वेतन महंगाई भत्ता सहित सरकार द्वारा दिया जाता है। उनको एक गार्ड की फैसिलिटी दे रखी है और उस गार्ड का जो वेतन है 750 रुपये प्रति माह वो सरकार द्वारा चुकाया जाता है। दूसरा, उन्हें एक सरकारी कार की सुविधा भी प्राप्त है जिसका उपयोग कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए ही किया जाता है। उनको एक कार की सुविधा भी दे रखी है लेकिन इसका प्रयोग केवल कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस सुविधा का मूल्य इनके लिए 0 होगा। कार की सुविधा है लेकिन इसका उपयोग केवल कार्यालय के लिए ही किया जाता है। उन्हें एक सरकारी बंगला भी रियायती किराए पर दिया गया है। उनको एक सरकारी बंगला दिया गया है, रहने के लिए एक मकान दिया गया है जिसका उचित किराया 1,000 रुपया प्रति माह है। उनके वेतन में से इसके लिए मूल वेतन का 6% काट लिया जाता है। जो बंगला दिया गया है उसका उचित किराया 1,000 रुपया प्रति माह है लेकिन इनके मूल वेतन में से इसका 6% काटा जाता है। यदि यह मकान उनको रियायती किराए पर नहीं दिया गया होता तो किराए के लिए कटौती मूल वेतन का 10% की जाती। तो जो सरकारी नियम है, सरकारी नियमानुसार इस मकान का जो मूल्य है वो है मूल वेतन का 10%, लेकिन इनको यह मकान रियायती दर पर दिया गया है, तो रियायती किराए पर दिया गया है, तो इनके मूल वेतन में से केवल 6% ही जो है किराए के रूप में काटा जाता है। चौथा है, वे जुलाई और अगस्त 2019 में चिकित्सा अवकाश पर रहीं। इस अवधि के दौरान उन्हें आधा मूल वेतन प्राप्त हुआ। तो जुलाई और अगस्त 2019 महीने 2 महीने के लिए उनको जो वेतन है, मूल वेतन है, वो आधा प्राप्त हुआ है। ये छुट्टी पे थी। उनकी चिकित्सा पर वे 32,000 रुपये नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की गई। ये चिकित्सा अवकाश पे थी 2 महीने और जो चिकित्सा पे जो खर्चे हुए 32,000 रुपये के, उसकी क्षतिपूर्ति की गई नियोक्ता द्वारा, सरकार द्वारा की गई, जिसमें 13,000 रुपये एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के एवं शेष एक निजी अस्पताल में चिकित्सा के हैं। तो 32,000 रुपये में से 13,000 रुपये के जो वे हैं वो एक सरकारी अस्पताल के हैं और बाकी के वे निजी अस्पताल के हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं। पांचवा, वह अपने पति के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई जिनके हृदय की सर्जरी के 1,80,000 रुपये वह सरकार द्वारा चुकाए गए। इन्होंने भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा प्राप्त की है। अपने पति के जो है हार्ट के ऑपरेशन के लिए बाहर गई और 1,80,000 रुपये के जो है ऑपरेशन के खर्चा हुआ तो वो सरकार द्वारा चुकाया गया है। इसके अलावा 1,20,000 रुपये के यात्रा वे स्वयं, पति और एक सेवक का, 3 लोग बाहर गए इलाज करवाने के लिए। इनके पति के साथ ये खुद गई और एक नौकर भी इनके साथ गया। तो तीनों के जो यात्रा के खर्चे हैं वो 1,20,000 के हैं और वहाँ न्यूयॉर्क में इन तीनों के रहने के खर्चे हैं 36,000 रुपये के, जो सरकार द्वारा चुकाए गए हैं। चिकित्सा और ठहरने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत राशि है 2 लाख रुपये की। तो चिकित्सा और ठहरने के खर्चे 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो ये स्वीकृत राशि है ये 2 लाख रुपये की है। 30 अप्रैल 2019 को सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें 1,500 रुपया प्रति माह अंतरिम राहत की राशि 1 जुलाई 2018 से मिली। कई बार सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दे दी जाती है, उनके वेतन में महंगाई के कारण वेतन में वृद्धि नहीं की जाती। तो वेतन में अगर वृद्धि नहीं की जाती तो उनके अंतरिम राहत के रूप में एक राशि प्रदान की जाती है। तो जो इंटरिम रिलीफ जो मिलता है वो पूर्णतया कर योग्य भत्तों में शामिल होता है। तो 30 अप्रैल 2019 को सरकार की घोषणा के अनुसार उनको 1,500 रुपये प्रति माह अंतरिम राहत की राशि मिली और ये अंतरिम राहत कब से मिली उनको? 1 जुलाई 2018 से ये मिलनी प्राप्त हुई है। तो गत वर्ष यानी कि जिस वर्ष की हम बात करें 2019-20, इस वर्ष में जो बकाया अंतरिम राहत की राशि है उस पर भी कर लगाया जाएगा। तो 1 जुलाई 2018 से लेकर इस वर्ष जो भी फरवरी 2020 तक की जो भी अंतरिम राहत की राशि इनकी बनती है, संपूर्ण राशि कर योग्य होगी 2019-20 में। 7वां पॉइंट है, नवंबर 2019 में उन्हें अर्जित अवकाश के वेतन
अर्जित अवकाश के बदले 2 माह का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ। नवंबर 2019 में इनको अर्जित अवकाश के बदले वेतन प्राप्त हुआ है, मूल वेतन और महंगाई भत्ता, 2 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर इनको अर्जित अवकाश प्राप्त हुआ है। सेवानिवृत्ति पर अगर अर्जित अवकाश प्राप्त होता है तो उसके संबंध में कर मुक्ति के आयकर अधिनियम में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन अगर सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश के बदले वेतन प्राप्त होता है तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो अथवा गैर सरकारी हो। उनके द्वारा राज्य सरकार को 1000 रुपये नियोजन करके दे थे, परंतु गत वर्ष में उन्होंने 500 रुपये ही चुकाए। तो नियोजन कर जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है उसके 1000 रुपये उनके द्वारा देने थे, चुकाए जाने थे, लेकिन उनके द्वारा 500 रुपये ही गत वर्ष में चुकाए गए, तो इसकी बाद में कटौती दे दी जाएगी। डिडक्शन में वेतन की सकल आय में से एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कटौती दे दी जाएगी। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक में उनकी कर योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उनकी अन्य किसी साधन से आय नहीं है। तो वेतन शीर्षक के अंतर्गत जो उनकी कर योग्य आय है उसकी गणना करनी है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, computation of taxable income of Mrs. Vandana Sethi for the assessment year 2020-21। सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। बेसिक सैलरी इनकी बेसिक सैलरी की गणना करेंगे तो इन्होंने इनको 1 जून 2018 से 5000 से 200 से 700 के वेतनमान में इनको नियुक्त किया गया। 1 जून 2018 से 31 मई 2019 तक इनको 5000 रुपये का वेतन प्राप्त हुआ। और वेतनमान के अनुसार वेतन में वृद्धि जिस वर्ष नौकरी प्रारंभ की जाती है अगले वर्ष उसी माह, यानी कि जिस माह में नौकरी प्रारंभ की जाती है अगले वर्ष उसी माह की प्रथम तारीख को वेतन में वृद्धि दे दी जाती है। तो इन्होंने जून 2018 में नौकरी प्रारंभ करी थी 5000 के वेतनमान पे, तो 1 जून 2019 को इनको वेतन में वृद्धि दे दी जाएगी और वेतन में वृद्धि 200 रुपया प्रति वर्ष है। तो 1 जून 2019 से 31 मई 2020 तक इनको 5200 रुपये मूल वेतन के रूप में प्राप्त होंगे। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष है, जिस वर्ष के आय पर कर लगाया जाएगा वो वर्ष है 2019-20। 2019-20 प्रारंभ होता है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। तो गत वर्ष 2019-20 के लिए अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की आय पर कर लगाया जाता है। लेकिन ये वंदना सेठी जो है वो सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है। जो सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन है वो वेतन अगले महीने की प्रथम तारीख को देय होता है। यानी कि जो मार्च 2019 का जो वेतन है वो देय होगा 1 अप्रैल 2019 को, अगले माह की प्रथम तारीख को वेतन देय होता है। तो मार्च 2019 का वेतन देय होगा अप्रैल 2019 को
और जो फरवरी 2020 है, फरवरी 2020 का वेतन देय होगा मार्च 2020 को। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जब वेतन की गणना की जाती है गत वर्ष की, तो वो गणना मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है, ना कि अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो वंदना सेठी सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार की कर्मचारी, तो उनका वेतन मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक का लिया जाएगा, ना कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का। तो गत वर्ष 2019-20 के लिए मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का इनका वेतन लिया जाएगा। क्वेश्चन में जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखा है कि वे जुलाई और अगस्त 2019 में चिकित्सा अवकाश पर रही और इन 2 महीनों में उनको मूल वेतन का आधा वेतन प्राप्त हुआ। तो वो चीज भी हमको ध्यान में रखनी है। तो 31 मई 2019 यानी मई 2019 तक इनको वेतन मिल रहा था 5,000 रुपया प्रति माह। तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों का इनका वेतन होगा 5,000 रुपए के हिसाब से। तो इनकी बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। बेसिक सैलरी इनकी मार्च 2019 से मई 2019 3 महीनों के लिए इनकी सैलरी होगी 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो इनकी सैलरी है, बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये इन 3 महीनों की। फिर मई के बाद जून से इनको सैलरी मिलनी प्रारंभ होगी 5200 रुपये प्रति माह। तो जुलाई और अगस्त में ये अवकाश पर थी। जून 2019 में इनको 1 महीने 5,200 रुपये के हिसाब से 1 महीने की सैलरी प्राप्त हुई 5,200। जुलाई और अगस्त में ये जुलाई 2019 से अगस्त 2019 2 महीने ये अवकाश पर थी, तो मूल वेतन का आधा वेतन इनको प्राप्त हुआ। तो 2,600 रुपये के हिसाब से इनको 2 महीनों में वेतन प्राप्त हुआ। और फिर सितंबर से लेकर सितंबर 2019 टू फरवरी 2020, तो सितंबर से लेकर फरवरी तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने इनको 5,200 रुपये के हिसाब से जो मूल वेतन प्राप्त हुआ। ₹31,200 का। वंदना सेठी की जो बेसिक सैलरी है हम ले रहे हैं मार्च 2019 से फरवरी 2020 की। मई तक 1 जून 2018 से मई 2019 तक इनको वेतन मिल रहा था 5,000 रुपये प्रति माह। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने तक इनका वेतन था, मूल वेतन था 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो 3 महीनों का इनकी बेसिक सैलरी होगी 15,000 रुपये। फिर जून में 1 महीने के लिए, जून से इनकी सैलरी होगी 5,200 रुपया प्रति माह। तो जून महीने की 5,200 रुपये, 1 महीने के 5,200 रुपये इनका मूल वेतन है। फिर जुलाई और अगस्त में ये चिकित्सा अवकाश पर थी, तो इन 2 महीनों में इनको मूल वेतन का आधा वेतन इनको प्राप्त हुआ। तो इन 2 महीनों के लिए मूल वेतन का आधा वेतन 2,600 रुपये 2 महीने का ले लिया। फिर सितंबर से फरवरी, इन 6 महीनों में इनको, क्योंकि जून 2019 के बाद इनको 5,200 रुपये मिलने प्राप्त हो गए, तो सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक की इनकी सैलरी जो है 5,200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 31,200 रुपये। सबका योग कर लेंगे, इनका टोटल करते हैं। इनका टोटल आ रहा है 56,600 रुपये। तो वंदना सेठी की बेसिक सैलरी है 56,600 रुपये। मूल वेतन के अलावा इनको 1,700 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो डीएनएस अलाउंस 1,700 रुपया प्रति माह इनको महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस पूर्णतया कर योग्य भत्ता है, तो पूरा का पूरा भत्ता कर योग्य हो जाएगा 20,400 रुपये का। इनको मूल वेतन का 6.25% शहरी भत्ता भी दिया जाता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस
6.25% दिया जाता है मूल वेतन का। तो मूल वेतन है 56,600 रुपये, इसका 6.25%। तो 56,600 का 6.25% है, ये राशि आ रही है लगभग 3,538 रुपये, 3,538 रुपये। इनको मनोरंजन भत्ता मिलता है प्रतिमाह। तो सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती मिलती है, लेकिन कटौती वेतन की सकल आय में से दी जाती है, इसलिए पहले वेतन की सकल आय की गणना करते समय मनोरंजन भत्ते की पूरी राशि जो है वेतन की सकल आय में शामिल कर ली जाती है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है इनको 500 रुपया प्रतिमाह। जो मनोरंजन भत्ता है उसकी संपूर्ण राशि पहले वेतन की सकल आय की गणना करने में शामिल कर ली जाती है और फिर सकल आय में से जो है मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती दी जाती है। तो पहले हम वेतन की सकल आय में इसको शामिल कर लेते हैं। 6,000 रुपया एंटरटेनमेंट अलाउंस, उन्हें एक सुरक्षाकर्मी की सुविधा प्राप्त है जिसका 750 रुपया प्रतिमाह का वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है। तो जो गार्ड की फैसिलिटी दी गई है वंदना शेट्टी को, वो इनके लिए कर मुक्त है। उन्हें एक सरकारी कार की सुविधा भी प्राप्त है जिसका उपयोग कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। तो कार का उपयोग केवल कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है, तो अनुलाभ का मूल्य भी 0 है। तीसरा पॉइंट है, उन्हें एक सरकारी बंगला किराए पर दिया गया है। रियायती दर पर इनको अकोमोडेशन फैसिलिटी दी है। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी तो जो अकोमोडेशन फैसिलिटी दी है उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी नियमों के अनुसार जो उस मकान का जो किराया है उसमें से अगर कोई किराया वसूल किया जाता है कर्मचारी से तो वो घटा दिया जाता है और जो शेष राशि है वो राशि जो है मकान सुविधा का मूल्य होती है। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी, इनको जो अकोमोडेशन फैसिलिटी दी है वो कंसेशनल रेट पर दी है, एट कंसेशनल रियायती दर पर दी है। मूल वेतन का 10% जो है इस मकान का मूल्य है। अगर ये मकान रियायती दर पर किराए पे नहीं दिया हुआ होता तो मूल वेतन का 10% जो है वंदना शेट्टी से वसूल किया जाता, लेकिन वंदना शेट्टी को ये रियायती दर पर दिया गया है तो इनसे मूल वेतन का 6% वसूल किया जा रहा है। तो जो अंतर की राशि है वो राशि मकान सुविधा का मूल्य होगी। 56,600 का 56,600 का 4%, 2,264 रुपये, 2,264 रुपये। अगला है, वे जुलाई और अगस्त 2019 में चिकित्सा अवकाश पर रही। इस अवधि के दौरान उन्हें आधा मूल वेतन प्राप्त हुआ। उनकी चिकित्सा पर व्यय 32,000 रुपये की नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गई, जिसमें से 13,000 रुपये एक सरकारी अस्पताल में और शेष एक निजी अस्पताल में। तो उन्होंने जो चिकित्सा करवाई उसके संबंध में उन्होंने 32,000 रुपये खर्च किए और उन 32,000 रुपयों का पुनर्भरण जो है नियोक्ता द्वारा सरकार द्वारा कर दिया गया। तो जो सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के संबंध में जो खर्चे हुए हैं वे खर्चे कर मुक्त हैं, और जो निजी अस्पताल में जो चिकित्सा के संबंध में जो व्यय हुए हैं और जो जिनका पुनर्भरण, जिनका रिम्बर्समेंट सरकार द्वारा कर दिया गया वो कर योग्य होंगे। इनको पुनर्भुगतान किया है, क्षतिपूर्ति कर दी गई है। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज, टोटल एक्सपेंसेज 32,000 के हैं, जिसमें से 13,000 सरकारी अस्पताल के हैं। तो जो सरकारी अस्पताल में जो खर्चा हुआ है वो खर्चे कर मुक्त होंगे। तो 32,000 में से 13,000 रुपये सरकारी अस्पताल के खर्चे हैं और बाकी निजी अस्पताल के हैं। तो निजी अस्पताल में चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति अगर नियोक्ता द्वारा की जाती है तो जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो पूरी की पूरी कर योग्य होती है।
19,000 रुपये कर योग्य होंगे वंदना सेठी के लिए, वेतन की आय में शामिल किए जाएंगे। पांचवा है वह अपने पति के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई, तो ये चिकित्सा संबंधी सहायता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। छठा पॉइंट है 30 अप्रैल 2019 को सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह अंतरिम राहत की राशि 1 जुलाई 2018 से मिली। तो 1 जुलाई 2018 से इनको राशि मिली है, तो 1 जुलाई 2018 से फरवरी 2020 तक जो इनको राशि प्राप्त हुई है अंतरिम राहत की, वो राशि कर योग्य होगी। तो 1 जुलाई 2018 से फरवरी 2020 तक 20 महीने होते हैं, तो 20 महीनों के लिए जो इनको इंटरिम रिलीफ की राशि मिली है, इंटरिम रिलीफ 1500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 20 महीनों के लिए 30,000 रुपये। अंतरिम राहत पूर्णतया कर योग्य भत्ता है। अंतरिम राहत अगर दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा वेतन की आय में शामिल कर लिया जाता है। तो अंतरिम राहत की राशि इनको 1 जुलाई 2018 से मिली है, तो बकाया राशि भी इस गत वर्ष में प्राप्त हुई है। गत वर्ष 2018-19 की बकाया राशि 2019-20 में प्राप्त हुई है, और इस अंतिम राहत पर गत वर्ष 2018-19 में कर नहीं लगाया गया था, इसलिए जिस गत वर्ष में बकाया राशि प्राप्त होती है उस गत वर्ष में कर लगा दिया जाता है। तो गत वर्ष 2018-19 से संबंधित अंतरिम राहत की राशि जब 2019-20 में प्राप्त हुई है, तो इस वर्ष हम जो है इस अंतरिम राहत की राशि पर कर लगा देंगे, इसको कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा। तो इंटरिम रिलीफ 1500 रुपये के हिसाब से 20 महीनों की 30,000 रुपये। सातवां पॉइंट है नवंबर 2019 में अर्जित अवकाश के वेतन के बदले 2 माह का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ। तो सेवा में रहते हुए अगर अर्जित अवकाश का वेतन मिलता है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण करवाया जाता है, तो वो पूरा का पूरा कर योग्य होता है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो अथवा गैर सरकारी। लीव एनकैशमेंट सैलरी, इनको लीव एनकैशमेंट सैलरी मिल रही है 2 माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर नवंबर 2019 में। तो नवंबर 2019 में इनका मूल वेतन था 5200 रुपये, महंगाई भत्ता इनको मिलता है 1700 रुपये। तो 2 माह का महंगाई भत्ता, 2 माह का मूल वेतन, इसके बराबर इनको जो है लीव एनकैशमेंट सैलरी प्राप्त हुई। 10,400 और 3400, 13,800 जो है नगद, जो अर्जित अवकाश का नकदीकरण, अर्जित अवकाश का वेतन इनको प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की, चिकित्सा सहायता, चिकित्सा सुविधा। नियोक्ता ने चिकित्सा सुविधा दी है और वो भी विदेश में। ये न्यूयॉर्क गई और न्यूयॉर्क में इन्होंने हृदय की सर्जरी करवाई है अपने पति की। तो चिकित्सा संबंधी सहायता, विदेश में अगर चिकित्सा करवाई गई हो, चिकित्सा संबंधी सुविधा, ऐसी सुविधा अगर विदेश में चिकित्सा करवाई गई हो, अगर कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य, किसी सदस्य की विदेश में अगर चिकित्सा करवाई गई हो, तो रोगी के चिकित्सा व्यय, रोगी एवं एक परिचारक यानी कि कोई साथ में अटेंडेंट के यात्रा व्यय, और तीसरा रोगी एवं एक परिचारक के ठहरने के व्यय। ये तीनों व्यय कर मुक्त होते हैं। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की
विदेश में चिकित्सा के संबंध में कोई खर्चे किए गए हैं तो वो खर्चे कौन कौन से किस संबंध में हो सकते हैं? एक तो रोगी के चिकित्सा व्यय, दूसरा रोगी एवं परिचारक के यात्रा व्यय, रोगी के साथ एक परिचारक एक अटेंडेंस जा सकता है, तो उन दोनों के यात्रा व्यय और रोगी और परिचारक के दोनों के ठहरने के व्यय। तो इन तीनों व्ययों के संबंध में अगर कोई नियोक्ता द्वारा व्यय किए जाते हैं तो वो व्यय जो है ऐसी चिकित्सा सुविधा कर्मचारी के लिए कर मुक्त होती है। अब इसके संबंध में प्रावधान क्या है कि जो रोगी के चिकित्सा व्यय, रोगी के चिकित्सा व्यय प्लस रोगी एवं परिचारक के ठहरने के व्यय, ये जो दोनों व्यय हैं, ये दोनों व्यय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। तो अगर विदेश में चिकित्सा करवाई है तो विदेश में जो रोगी की चिकित्सा के संबंध में जो खर्चे हुए हैं और रोगी और उसके साथ एक परिचारक जो गया है उसके जो ठहरने के खर्चे हैं, इन दोनों को, ये दोनों खर्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 5 नंबर पॉइंट में लिखा है कि चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत राशि है 2 लाख रुपए की। तो इस क्वेश्चन में रोगी की चिकित्सा के खर्चे और रोगी और परिचारक के ठहरने के खर्चे 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। तो 2 लाख रुपए तक की कर मुक्ति मिल जाएगी अगर ये खर्चे रोगी के चिकित्सा और रोगी और परिचारक के ठहरने के खर्चे अगर 2 लाख रुपए से अधिक है तो अधिक की राशि वेतन शीर्षक में की कर योग्य आय मानी जाएगी। जो रोगी एवं परिचारक है, रोगी एवं एक परिचारक की यात्रा व्यय, इन यात्रा व्ययों की छूट कब मिलती है? यदि कर्मचारी की वेतन की सकल आय 2 लाख, सकल आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। तो यात्रा व्यय के संबंध में छूट कब मिलेगी? जब कर्मचारी की वेतन की सकल आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं कि ये अपने पति के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई है और उनके पति के जो चिकित्सा व्यय है वो हुए हैं 1,80,000 रुपए के। तो चिकित्सा व्यय और रोगी और परिचारक के ठहरने के व्यय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत राशि है 2 लाख रुपए और न्यूयॉर्क में जो ठहरने के इनके खर्चे हैं वो 36,000 के हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे। वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, अब इनको जो मेडिकल फैसिलिटी अब्रोड, जो इनको विदेश में जो चिकित्सा सुविधा मिली है उस चिकित्सा सुविधा का मूल्यांकन करते हैं। तो ट्रीटमेंट के संबंध में इनके खर्चे हैं 1 लाख, ट्रीटमेंट प्लस स्टे के खर्चे हैं 1,80,000 प्लस 36,000। तो टोटल खर्चा है 1,80,000 प्लस 36,000, 2,16,000 का। ये ट्रीटमेंट और स्टे के खर्चे, चिकित्सा व्यय और ठहरने के खर्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर अधिक है तो अधिक की राशि कर योग्य होती है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो स्वीकृत राशि है वो 2 लाख रुपए की है और जो खर्चे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2,16,000 के। तो ट्रीटमेंट और स्टे का खर्चा है 2,16,000 लेस कर और उसमें से अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई ने जो अमाउंट परमिट किया है वो किया है 2 लाख रुपया। तो चिकित्सा के और ठहरने के खर्चे 2 लाख रुपए तक अलाउ है। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे एक जो
डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं। यात्रा के व्यय किए हैं, यात्रा के व्यय 2 लोगों तक ही अलाउ है, एक रोगी और उसके साथ एक परिचारक। यात्रा पर व्यय हुए हैं 1,20,000 के, जो 3 लोगों की यात्रा के हैं। तो 2 लोगों की यात्रा के अलाउ ही केवल 2 लोगों के एक्सपेंसेज ही केवल अलाउएबल हैं। तो 3 लोगों के हुए हैं 1,20,000 के, तो एक आदमी के खर्चे जो है डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, यानी कि 40,000 रुपये यात्रा के वे डिसअलाउ होंगे। तो 56,000 रुपया जो है टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। तो जो मेडिकल फैसिलिटी दी है उसका टैक्सेबल अमाउंट होगा 56,000 रुपये। वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल है 56,000 रुपये। यात्रा के व्यय कब स्वीकृत होते हैं? यात्रा के व्यय स्वीकृत होते हैं अगर कर्मचारी की वेतन की सकल आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। तो कर्मचारी जो वंदना सेठी है, इनकी सकल आय मतलब इस यात्रा सहायता व्यय को जो सम्मिलित न करते हुए, इस यात्रा सहायता व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस यात्रा सहायता व्यय को सम्मिलित नहीं करते हुए जो सकल आय है वेतन की वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी जो है यात्रा व्यय स्वीकृत किए जाते हैं 2 लोगों के लिए। तो इनकी जो सकल आय है वो 2 लाख रुपए से कम है, इसलिए यात्रा सहायता के यात्रा व्यय जो है 2 लोगों के 80,000 रुपये वो अलाउ कर दिए गए हैं, और 2 लोगों तक अलाउ है, इसलिए एक आदमी के जो खर्चे हैं 40,000 रुपये वो यात्रा के संबंध में डिसअलाउ कर दिए गए हैं। डिसअलाउड, इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, डिसअलाउड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज। सकल आय की गणना कर लेंगे। 56,600, 20,400, 3,538, 6,000, 2,264, 19,000, 30,000, 13,800 प्लस 56,000, 2,07,602 रुपये। 2,07,602 जो है इनकी ग्रोस टोटल इनकम आ रही है फ्रॉम सैलरी। ग्रोस इनकम आ रही है, वेतन की सकल आय इनकी है, ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी है 2,07,602। इसमें से धारा 16 की कटौतियां मिल जाएगी, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन है वेतन की सकल राशि, सकल आय या 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो। तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए है, नियम है प्राप्त राशि 5,000 रुपये मूल वेतन का 1/5 भाग। इन तीनों राशियों में से जो राशि सबसे कम होती है वो राशि मनोरंजन भत्ते की करमुक्त राशि होती है। तो जो प्राप्त राशि है मनोरंजन भत्ते की, मनोरंजन भत्ता प्राप्त हुआ 6,000 रुपये का, दूसरी राशि है 5,000 और तीसरा मूल वेतन का 1/5 भाग। तो 56,600 का 1/5 भाग है 11,320। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि है उसकी कटौती मनोरंजन भत्ते के रूप में मिलती है। तो 5,000 रुपये सबसे कम राशि है, तो मनोरंजन भत्ते की कटौती मिल जाएगी 5,000 रुपये की। मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाती है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को। तो यहाँ पर वंदना सेठी जो है राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए इनको ये मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जा रही है। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर कोई नियोजन कर, रोजगार के संबंध में कोई कर चुकाया गया है गत वर्ष में, तो उस जो है चुकाए गए कर की राशि की कटौती दे दी जाती है। तो इन्होंने नियोजन करके 500 रुपये चुकाए हैं, 1,000 रुपये दिए थे लेकिन चुकाए हैं 500 रुपये, तो चुकाए गए राशि की कटौती मिल जाती है। तो डिडक्शंस हैं 55,500 रुपये की। डिडक्शंस घटाने के बाद टैक्सेबल
इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाती है 2,07,602 में से 55,500 डिडक्ट कर देंगे तो ये आता है 1,52,102 रुपये, 1,52,102 रुपये। तो जो वंदना शेट्टी है उनकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय है 1,52,102 रुपये। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।